हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th। और बच्चों, आपको पता है कि हमारा जो है सेकंड चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। तो देखिए बच्चों, हम कुछ पाठ्य के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके माध्यम से हम इस चैप्टर को रिकैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, वन बाय वन मैं आपको पॉइंट्स को क्लियर करूँगी, इनकी डेफिनेशन मैं आपको समझाऊंगी और आप इसको ध्यान से सुन करके समझेंगे। तो देखिए, सबसे जो पहला पॉइंट है वो है मानव पूंजी। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि मानव पूंजी कहते किसे हैं। तो देखिए बेटे, मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। मीन्स देखिए, मानव पूंजी कब तैयार होती है? जब मनुष्य के अंदर किसी भी काम को करने का कौशल जो है विकसित होता है और उस कौशल के माध्यम से वो किसी भी क्षेत्र में जा कर के उत्पादन में जो है सहायता करता है। उत्पादन में सहायता होने से देश और समाज का विकास होता है। अथवा भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को मानव पूंजी कहते हैं। भौतिक पूंजी यानी कि देखिए, यदि हमारे पास ज़मीन है, पैसा है और इसका जो है हम अपने कला कौशल से, हम अपने जो अंदर हमारे अंदर जो क्षमता है, एक टैलेंट है, उसका यूज़ करके जो हम श्रम लगाते हैं, इसे हम मानव पूंजी कहते हैं। इसके बाद देखिए, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है मानव पूंजी निर्माण। तो देखिए, मानव पूंजी का निर्माण कैसे होता है? मानव संसाधनों का और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाना, इसे हम मानव पूंजी कहते हैं। इसमें देखिए बच्चों, समझिए इस लाइन को। जो मानव संसाधन है यानी कि मनुष्य भी जो है एक संसाधन है। देखिए, हमारे चारों तरफ बहुत सारी हमें वस्तुएं प्राप्त हैं, लेकिन उन वस्तुओं से मनुष्य ने अपने अपने जैसे अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके उन चीज़ों को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। तो उसको महत्वपूर्ण कब बनाया जा सकता है? जब मनुष्य को जो है एक अच्छी शिक्षा प्राप्त है, या मतलब जो है उसे अच्छा स्वास्थ्य अगर प्रदान किया जाए। इन दोनों में, शिक्षा और स्वास्थ्य में अगर अच्छा निवेश किया जाए तो कल को बड़ा होकर के वो मनुष्य एक अच्छा मानव पूंजी के रूप में निर्मित होता है। थर्ड थर्ड पॉइंट है हमारा मानव संसाधन। देखिए, अन्य संसाधनों से श्रेष्ठ है, जैसे कि भूमि, पूंजी इत्यादि, क्योंकि जो ये संसाधन हैं स्वयं अपना उपयोग नहीं कर सकते। यह उत्पादन का एक सजीव, क्रियाशील और संवेदनशील जो है कारक है। देखिए, जो मानव संसाधन है, मानव संसाधन कब बनता है? जब वह एक जिसके अंदर जो है उच्च शिक्षा या अच्छी क्वालिटी की जो क्वालिफिकेशन है उसमें निवेश किया जाए। अच्छे स्वास्थ्य, यदि उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो एक जो है एक उच्च कोटि का मानव संसाधन जो है वो बनेगा। और आपको पता है कि जो भूमि है और पूंजी है, ये चीज़ें जो है अपना उपयोग खुद नहीं कर सकती, स्वयं नहीं कर सकती, और ना ही ये है ना खुद एक जो है महत्वपूर्ण संसाधन बन सकती हैं। इन्हें एक योग्य संसाधन बनने में मानव संसाधन का सबसे बड़ा हाथ होता है। यानी कि मनुष्य अपने कौशल के माध्यम से इन्हें जो है क्रियाशील, सजीव और संवेदनशील बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शिक्षा का महत्व। देखिए, शिक्षा का महत्व श्रम की गुणवत्ता बढ़ाता है। देखिए, अगर एक व्यक्ति शिक्षित होगा तो देखिए उसके अंदर जो है गुणवत्ता, जो उसकी क्वालिटी होगी वो बढ़ी हुई अलग ही दिखती है। तो शिक्षा जो है मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्रम की गुणवत्ता को बढ़ाती है, साथ में जो है इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उत्पादन में हुई वृद्धि देश की समृद्धि में योगदान देती है। देखिए, एक उच्च कोटि का शिक्षित व्यक्ति होगा, यानी कि एक जो है अच्छी शिक्षा अगर किसी व्यक्ति को मिलती है तो उसके अंदर जो है वैल्यूज़ या उसके अंदर जो कौशल है, एक टैलेंट जो है वो शिक्षा के माध्यम से आ जाता है। यानी कि अच्छी शिक्षा ग्रहण की होगी तो मनुष्य के अंदर अच्छा जो है टैलेंट बन जाता है। तो इससे क्या होगा, इसके फलस्वरूप क्या होगा कि वो किसी भी क्षेत्र में, यानी कि किसी भी फील्ड में अगर वो अपना सहयोग देता है या किसी भी फील्ड में वो काम करने जाता है तो उसमें जो है उसको वृद्धि होगी, उसकी आय में वृद्धि होगी। और यदि उसकी आय में वृद्धि होगी
तो जो है समाज की और देश की तरक्की होगी। मैंने आपको जो है बुक के अंदर से सकल और जो 2 बच्चों का जो मैंने उदाहरण दिया था, एक बच्चा तो उनमें से जो है अच्छा शिक्षित होकर के एक बड़ा व्यक्ति बन जाता है और उसकी आय बढ़ जाती है। दूसरा व्यक्ति, जो दूसरा बच्चा था, वो अच्छी शिक्षा ना प्राप्त करने के कारण जो उसकी आय है बहुत कम रह जाती है। तो ये हमें सिद्ध करता है कि शिक्षा से कोई भी व्यक्ति जो है अपने जीवन को उच्च बना सकता है, उच्च कोटि का बना सकता है, और साथ ही साथ जो है उसकी आय बढ़ेगी। तो आय बढ़ने से जो है समाज की और देश की तरक्की होगी। अब देखिए, जापान में मानव संसाधन पर अधिक निवेश किया जाता है। अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो जापान है वहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। और वहाँ पर देखिए बहुत सारे जैसे है ना मतलब डिज़ास्टर के कारण जो वहाँ पर नुकसान ज़्यादा हो जाता है, प्राकृतिक नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो देश जो है काफ़ी धनी देश है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि उस देश के जो लोग हैं वो मानव संसाधन में अधिक निवेश करते हैं। यानी कि अपने देश के लोगों की जो शिक्षा है और स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो अधिक अच्छी और उम्दा किस्म की उपलब्ध करवाई जाती है, जिससे जो है एक उच्च कोटि का मानव संसाधन निर्मित होता है जो देश की उन्नति में अपना योगदान देता है। हमारा 6th पॉइंट है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जाता है। देखिए, धन से संबंधित जो हमारे क्रियाकलाप हैं, देखिए उन्हें हम 3 क्षेत्रकों में बांटते हैं: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। तो देखिए 3 क्षेत्रकों के माध्यम से जो मनुष्य है वो अपने आय को बढ़ाता है, उत्पादन तैयार करता है। तो देखिए इसको 1 बाय 1 समझ लेते हैं। 7th पॉइंट में देखिए प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं आती हैं ये आप समझेंगे। देखिए जो क्रियाएं सीधे भूमि और जल से जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी होती हैं, जैसे भूमि पर हम कृषि करते हैं, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, यानी कि जो हमें प्राकृतिक संसाधन प्रकृति ने दिए हैं उसके इस्तेमाल से हम जो भी उत्पादन तैयार करते हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं प्राकृतिक क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद देखिए द्वितीय क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्रक क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक का अगला कदम है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक से जो क्रियाएं होती हैं उससे जो नेक्स्ट क्रियाएं जो होती हैं वो द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि उत्खनन और विनिर्माण शामिल है इसके अंदर। जैसे कि उदाहरण देखिए, गन्ना हमें किसने दिया है? गन्ना हमें जो है प्रकृति ने दिया है, हमने जो है कृषि के माध्यम से गन्ने को प्राप्त किया है। लेकिन जो चीनी है वो मानव निर्मित है, मनुष्य के द्वारा जो है वो जो है फैक्ट्रियों से तैयार की जाती है, यानी कि इसका विनिर्माण किया जाता है, पुनः इसको जो है निर्मित किया जाता है प्रौद्योगिकी की सहायता से, जो तकनीकी की सहायता से हमें जो है हम इसको गन्ने के रस को चीनी में कन्वर्ट करते हैं। तो एक और उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। जिस तरह से मान लीजिए हमने जो है कृषि के माध्यम से हमने गेहूं को प्राप्त किया और गेहूं को हमने जो है उसको विनिर्माण प्रक्रिया के माध्यम से हमने जैसे आटे में कन्वर्ट करके उससे ब्रेड बनाया या बिस्किट बनाया, ये जो द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। तो यानी कि जो क्रियाएं सीधे भूमि से जुड़ी होती हैं या जो जैसे मान लीजिए ज़मीन से जुड़ी है या जैसे जल से जुड़ी है या जो प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हुई है, तो ये तो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं। और द्वितीय क्षेत्रक में जो है इनका विनिर्माण शामिल होता है, यानी कि जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त है हम उसका इस्तेमाल करके कोई नई चीज़ का जब हम किसी नई चीज़ को हम बनाते हैं, जिस तरह से हमने गेहूं से हमने ब्रेड बना दिए हैं, बिस्किट बना दिए हैं, जिस तरह से हमने लोहे से जैसे मान लीजिए लोहे से हमने मशीनें बना दी हैं, तो ये जो है द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है तृतीय क्षेत्रक। तो देखिए तृतीय क्षेत्रक जो है सेवाओं से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं, जैसे कि व्यापार है, ठीक है, व्यापार है, पर्यटन सेवाएं हैं जैसे, और भी जो है काफ़ी, जैसे मान लीजिए चिकित्सा सुविधाएं हैं, जैसे शिक्षा से संबंधित सुविधाएं हैं, जो भी सुविधाएं हमें सेवाओं के रूप में मिलती हैं, ये जो है तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
कि वे सभी क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करती है, यानी कि राष्ट्र की आय को बढ़ाती हैं, वे सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि जिस कार्य से हमारे देश की आय में वृद्धि होती है, एक मानव जो है वो अत्यधिक धन कमाता है, ठीक है ना, इससे हमारा समाज उन्नति करता है, साथ में जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत बनती है। तो ये जो क्रियाएं हैं ये आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो देखिए बच्चों, आर्थिक क्रियाएं जो हैं दो प्रकार की होती हैं। एक बाजार क्रियाएं होती हैं, दूसरा गैर बाजारी क्रियाएं होती हैं। अब देखिए बाजार क्रियाएं कैसे हैं। देखिए जो वस्तु तैयार की जाती है और जिनका मूल्य निर्धारित किया जाता है या जिससे जो है हमें मुनाफा होता है, ऐसी क्रियाएं जो हैं बाजारी क्रियाएं होती हैं। जैसे वस्तुओं का निर्माण होता है, अगर मान लीजिए फैक्ट्रियों में ब्रेड को तैयार किया गया या मिलों में कपड़े को तैयार किया गया, उनका जो है एक मूल्य निर्धारित किया जाएगा और साथ ही साथ जो है उसको उस उत्पादन के बाद जब ये व्यक्तियों तक, मनुष्यों तक, समाज में पहुंचता है तो उससे जो है प्रॉफिट, जो भी मुनाफा होता है, तो ये मुनाफा और जो इसका मूल्य निर्धारित जिस वस्तु का होता है वो बाजारी क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। और कुछ जो दूसरी क्रियाएं हैं वो गैर बाजारी क्रियाएं होती हैं, यानी कि जिनमें हमारा जो है हम किसी लाभ के लिए या किसी आय के लिए नहीं करते, जो स्वयं हम अपने लिए करते हैं, ऐसी क्रियाएं गैर बाजारी क्रियाएं होती हैं। तो अगर हम उदाहरण लें तो देखिए जैसे घरों में काम होता है। अगर आप घर की महिलाओं को देखते हैं कि जैसे साफ़ सफाई का काम करना या जैसे खाना बनाने का काम करना, इनके लिए जो घरेलू जो महिलाएं हैं जो भी काम करती हैं परिवार के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए, तो उनके लिए बदले में उन्हें कोई किसी प्रकार की आय नहीं होती है और ना ही उन्हें कोई मुनाफा होता है। तो ऐसी क्रियाएं जो हैं वो गैर बाजारी क्रियाएं होती हैं, जो हम स्वयं अपने लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए करते हैं, जिसका कोई मूल्य निर्धारण नहीं किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इन पॉइंट्स के माध्यम से जो आप इसको इन सभी ये जो डेफिनेशंस हैं इनको अच्छी तरह से आप याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।